हेलो फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी का 5वां वीडियो लेके आए हैं। संभवतः 5वां ही वीडियो है शायद। ये तो हिंदी के सीरीज में हमने 4-5 वीडियो आपके लिए पहले अपलोड कर चुका हूं मैं। और इसके बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में वो क्रिया डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्रिया दोस्तों, जैसे कि हिंदी आपको लगता है ना कि बहुत ईजी है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद इसके MCQs लगाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि मतलब कितना ये चीज़ टफ होता है। अब मतलब वैसे हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही आसान है। और फिर मैं एक चीज़ और कहूँगा, जब एग्जाम देते हैं वहाँ पर ये चीज़ें और भी ज़्यादा टफ हो जाती हैं अगर हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में दोस्तों क्रिया को। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल सटीक पढ़ाऊंगा, पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में आते हैं बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों आप जो है जल्दी से यार, मेरे सब्सक्राइबर 50,000 होने वाले हैं। ठीक है, तो 50,000 होने वाले, जल्दी से सभी लोगों को वीडियो शेयर करो मेरे, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जो है 50,000 जो है देखो जल्दी से जल्दी बना दो दोस्तों। 50,000 होने वाले हैं तो 50,000 इसको जल्दी कंप्लीट कर दो यार, ये मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं। चले दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, क्रिया हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिया से आपको क्या लग रहा है? क्रिया से ऐसा लगता है जैसे कोई कार्य हो रहा होगा। ठीक है, तो क्रिया का मतलब भी यही है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने के बारे में हमको पता चलता है कि जैसे कोई कार्य हो रहा होगा, तो उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना खाया, मतलब खाना खा रहे हैं, या कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं भाई। ठीक है, तो अब हम अगर परिभाषित इसको करना चाहें तो किस तरीके से परिभाषित करेंगे? ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या फिर उस कार्य के होने का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। बहुत आसान भाषा में इसको आपको समझना है। ठीक है, तो यानी कि यही है क्रिया भाई। जैसे खाना है, पढ़ना है, जाना है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? क्रिया होती है। अब जो क्रिया होती है दोस्तों, ये एक इसका मूल रूप होता है। ठीक है, जिससे ये बनी होती है। तो इसका मूल रूप जो होता है वो क्या होती है? मूल रूप जो होता है, इसका मूल रूप होती है दोस्तों धातु। ठीक है, आप यहाँ पर धातु देख पा रहे होंगे। तो धातु जो है इसका मूल रूप होता है। धातु किसे कहेंगे? धातु का मतलब, अब धातु किसे कहते हैं क्वेश्चन पेपर में आता है, तो क्या कहा जाता है? धातु जो है क्रिया का मूल रूप है। क्या है? मूल रूप। हमने यहाँ पर को लिख दिया दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चलना है। ठीक है, चलना हमारे पास कोई क्रिया है, तो इसमें जो है जो चल होता है ना, तो ये क्या है? धातु है। ठीक है, जो चल है ये क्या है? धातु है। चलना एक क्रिया है और इसमें जो चल बना है ये धातु है। अगर हम इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं और इसमें दूसरा पीछे से होता है एक ना। ठीक है, ना क्या है? प्रत्यय है। अब कुल मिला के हम क्या कहेंगे? जो क्रिया होती है, क्रिया का निर्माण दो चीजों से होता है, एक धातु, और धातु में प्रत्यय लगा करके हम जो है क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। अब हम धातु को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, धातु को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिया में क्या करते हैं, या धातु को पहचानने में हम क्या करते हैं? शब्द के पीछे से जो है ना लगा करके देखते हैं, प्रत्यय ना लगा करके देखते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? हमेशा पीछे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? नीचे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे? दिए गए शब्द में, ठीक है, दिए गए शब्द में क्या कर देते हैं? हम पीछे से ना जोड़ देते हैं, प्रत्यय। तो अगर जो है ना जोड़ने से ये क्रिया बन जाती है, तो हम कह सकते हैं इसको कि ये धातु है। ठीक है, चलो इसको हम आसान तरीके से समझ गए। उसके बाद समझते दोस्तों धातु के भेद। ठीक है, हमने धातु पढ़ा, तो धातु के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ठीक है, एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मूल धातु, और दूसरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यौगिक धातु। मूल धातु वो धातु होती है दोस्तों जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, मूल धातुएं क्या होती है? मूल धातुएं स्वतंत्र होती हैं अपने आप में। ठीक है, ये किसी पर भी निर्भर, दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे हम कहेंगे खा, जा, पी। ठीक है, ये हम कुछ बोल रहे हैं, तो ये क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। अगर इसी की जगह पर हम यौगिक धातु को समझने की कोशिश करेंगे, तो यौगिक धातु क्या होती है? दो तीन तरीके से बन सकती है। ठीक है, यौगिक धातु जो मूल धातु है, मूल धातु से मिलकर बनती है, या मूल धातु में प्रत्यय लगा करके इनको बनाया जाता है।
या फिर ऐसा भी होता है इसमें कई मूल धातुएं मिल करके संयुक्त होकर के इसका निर्माण करती हैं यौगिक धातु का। और तीसरा होता है संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी मूल धातुओं को बनाया जाता है। ठीक है, मैंने कितने तरीके बताए मूल धातु बनाने के, ना सॉरी यौगिक धातु बनाने के। नंबर 1 मैंने बताया आपको तरीका जो बताया मूल धातु सॉरी यौगिक धातु बनाने का, तो ये क्या बताया, मूल धातु प्लस इसमें क्या करा, प्रत्यय लगा करके। ठीक है, मूल धातु में हमने क्या कहा, प्रत्यय लगा दिया। दूसरा हमने कहा कि इसमें मूल धातु, ठीक है, मूल धातु प्लस मूल धातु। ठीक है, मूल धातु और मूल धातु जो है बहुत सारे मूल धातुएं जुड़ करके क्या बनाती थी, यौगिक धातु बना सकती हैं। तीसरा हमने कहा विशेषण या संज्ञा में, विशेषण या संज्ञा में क्या कर देते हैं हम, पीछे से प्रत्यय लगा देते हैं। तो प्रत्यय जोड़ करके इसमें संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, यौगिक धातु को बना सकते हैं। अब भाई यौगिक धातु को बना सकते हैं, यौगिक धातु की बात आई, यौगिक धातु भी यहाँ पर यौगिक धातु के भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, यौगिक धातु के अलग अलग प्रकार हैं दोस्तों। नंबर 1 इसमें आता है प्रेरणार्थक क्रिया धातु जिसको बोला जाता है, और दूसरा इसी के अंतर्गत आता है यौगिक क्रिया, जैसे यौगिक धातु है। ठीक है, यौगिक क्रिया धातु भी इसको आप कह सकते हैं। तीसरा होता है नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया। अब आपको ये जो है धीरे धीरे थोड़ा सा कठिन लगना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको चीजें स्पष्ट होना शुरू होंगी। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा मूल धातु और यौगिक धातु 2 प्रकार की धातु होती है। तो यौगिक धातु को अगेन जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया धातु और यौगिक क्रिया धातु और नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जिक्र करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया धातु। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया भी इसको कहते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको धातु भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, 2 प्रकार से था, फिर बाकी हमने इसको अगेन 3 प्रकार से बांट दिया। दोस्तों जो प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु होती है, ये क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अब सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, इसको हम जब क्रिया को आगे मैं उसके प्रकार बताऊंगा वहां पर आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ठीक है, अब देखिए ये सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनते हैं। ठीक है, ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनते हैं। भाई देखिए जैसे तो रोना से क्या बन जाता है दोस्तों, रुलाना। ठीक है, रोना से क्या बनती है, रोना एक जो है प्रेरणार्थक क्रिया या धातु है, तो इससे क्या बनेगा, रुलाना या रुलवाना। ठीक है, ये इसकी एक क्रिया बन गई। ठीक है, उसके बाद उठना। ठीक है, उठना से क्या बन जाती है, उठाना या उठवाना। ठीक है, उठाना या उठवाना बन गया। उसके बाद करना। ठीक है, करना से क्या बन जाएगा, कराना या करवाना। ठीक है, कराना या करवाना। अब देखो यहां पर किसी चीज को कराना या करवाना, इससे क्या मिलती है, एक प्रकार की प्रेरणा टाइप की मिल रही है। ठीक है, यानी कि दूसरा कोई बंदा आपसे करवा रहा है। ठीक है, इससे एक प्रेरणा टाइप की मिल गई, इसीलिए इसको प्रेरणार्थक क्रिया धातु बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, जिस समय एग्जाम में आएगा, मान लीजिए रुलाना या रुलवाना आ गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी धातु या कौन सी क्रिया है, तो वहां पर आपको किस तरीके से समझना है। भाई आपको देखना है कि रुलाना है तो इसका मतलब कि कोई दूसरा रुला रहा है, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर के वो क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेरणार्थक क्रिया धातु के कैटेगरी में आप इसको सीधे सीधे डाल देंगे बिना कंफ्यूज हुए। उसके बाद दूसरा हमने कहा था दोस्तों यौगिक क्रिया होती है। ठीक है, यौगिक क्रिया मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, तो दूसरा होती है यौगिक क्रिया। ठीक है, तो यौगिक क्रिया किसे कहेंगे, जहां पर यौगिक शब्द आता है कंपाउंड इसको इंग्लिश में बोला जाता है, COMPOUND। ठीक है, जब साइंस से हम पढ़ते हैं तो यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब ही यह होता है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक चीजें जुड़ करके एक कोई चीज का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, तो यौगिक क्रिया वही है जहां पर 2 या 2 से अधिक धातुओं जो है जुड़ करके संयोग करके एक क्रिया बनाती है, जिसको यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 या देखिए कॉपी पेन तैयार रखो और नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के
संयोग से बनने वाली क्रिया। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातु के संयोग से बनने वाली या दो से अधिक धातु के जुड़ने से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे रोना धोना, एग्जाम्पल में देखो आप, एग्जाम्पल किस तरीके से आपको लिखने होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, रोना धोना। ठीक है, हम बोल रहे रोना धोना, तो ये दोनों से मिलकर बना एक ही क्रिया है। रोना धोना चल रहा है, उसके साथ सपोर्ट के लिए धोना भी लगा देते हैं, रोना धोना एक ही क्रिया बनेगी। ये क्या हो गया? यौगिक क्रिया है। दो या दो से अधिक धातु इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उठना बैठना। ठीक है, उठना बैठना। ठीक है, उठना बैठना ये भी क्या है? यौगिक क्रिया है। क्रिया यौगिक धातु या यौगिक क्रिया धातु इसको आप कह सकते हैं। जैसे चलना फिरना, चलना फिरना, इसको सामान्यतः क्या लिया जाता है? एक ही अर्थ में लिया जाता है, चलना फिरना लोग बोलते हैं सीधे। तो ये क्या होती है? यौगिक क्रियाएं होती है। उसके बाद जो तीसरा दोस्तों यहाँ पर मैंने तीसरी चीज आपको बताई थी वो होती है नाम धातु क्रिया। ठीक है, तीसरी हमने क्या बताई थी? नाम धातु क्रिया। इसको समझते हैं, नाम धातु क्रिया क्या होती है दोस्तों? जब संज्ञा या विशेषण से किसी नई धातु का बनाया जाता है उसको नाम धातु क्रिया का। जैसे आपको नाम से क्या लग रहा है भाई? नाम धातु, नाम धातु यानी कि कुछ न कुछ नाम से रिलेटेड होगा। अब नाम क्या होते हैं? हमने क्या कहा था? नाम क्या होते हैं भाई? संज्ञा होते हैं। नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। और नाम के बदले, संज्ञा के बदले जो इनको बोला जाता है वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं ये चीज जो है हमारे चैनल पर नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ लेना दोस्तों। नाम धातु संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को जो है क्या कहा जाता है? नाम धातु कहा जाता है। अब देखो इसको सरल भाषा में आप कैसे लिखेंगे इसको? संज्ञा या, इसको लिखेंगे आप संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातुओं को आप क्या कहेंगे? नाम धातु। इतनी सी इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम्पल, अगर किसी भी चीज को आपको समझना है तो सबसे पहले क्या होता है? हमको उसके एग्जाम्पल लेने बहुत जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल से हम किसी भी चीज को आसानी से समझ पाते हैं। भाई जैसे गाली, ठीक है, गाली, गाली से क्या बन जाएगा? गलियाना। गलियाना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। ठीक है, गलियाना एक क्रिया होगी। मान लीजिए बात है कोई, ठीक है, बात से क्या हो जाएगा? बतियाना। ठीक है, तो बतियाना भी क्या हुई? एक क्रिया हो गई। किसी को कोई चीज अगर बताई जाती तो बतियाना जो है इसकी एक, ये भी एक क्रिया हो गई। जैसे गरम है कोई चीज, गरम है। अब हमने कहा विशेषण, तो गरम विशेषण क्या है? एक गरम जो है एक विशेषता है ना, तो विशेषण तो विशेषता बता रहा है। तो ये गरम से विशेषण से क्या बन जाएगा? गरमाना। ठीक है, गरमाना। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है नाम धातु क्रिया को समझ सकते हैं दोस्तों। अभी तक हमने धातुओं के भेद जो है पढ़े थे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? क्रिया के भेद। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े थे धातु के भेद। धातु वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। धातु जो है क्रिया का मूल रूप होता है और उसके भेद हमने देख लिए। अब हम क्रिया पर वापस आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। और मैंने आपको हमेशा बोला है प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अपनी शब्दावली होती है। भेद का मतलब क्या होता है? प्रकार होता है सामान्यतः, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? क्रिया जो है बहुत प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 हम देखेंगे दोस्तों रचना की दृष्टि से। ठीक है, रचना की दृष्टि से हम इसको देखेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें, जैसे हमने फर्स्ट में शब्द पढ़े थे, शब्दों के बहुत प्रकार से देखे थे, उसी तरीके से कर्म के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया के भेद को कर्म के आधार पर। ठीक है, और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे तीसरा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। तो इस तरीके से हम क्रिया को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्रिया के भेद में जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। क्रिया के भेद जो है रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर दोस्तों इसको दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, क्रिया को। नंबर 1 होता है सकर्मक क्रिया, जो हम अभी बात कर रहे थे, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो दो प्रकार की क्रिया हमने आपको बताई, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है भाई? जैसे नाम से आपको क्या लग रहा है? सकर्मक। ठीक है, सकर्म, जिस क्रिया में जो है कर्म होता है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया क्या लिखेंगे हम इसको? जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसको क्या कहते हैं भाई?
सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या समझेंगे, राम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे राम फल खाता है। अब इसमें देखो क्रिया क्या है, ये खाना जो है ये है क्रिया, ठीक है। खाना क्या है भाई, खाना है क्रिया, खाना क्रिया है। और उसके बाद जो है खा कौन रहा है, फल को राम खा रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हुआ। और किसको खाया जा रहा है, फल को खाया जाता है, ये क्या होता है, इसमें कर्म होता है। भाई देखो अब यहां पर क्रिया किसके साथ आई है, कर्म के साथ आई है, ठीक है। क्रिया किसके साथ आई है, कर्म के साथ आई है, तो इसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है सीता गीत गाती है, ठीक है। सीता, दूसरा एग्जाम्पल है सीता गीत गाती है। अब सीता गीत गाती है, क्रिया क्या है, यहां पर को गाना क्रिया है, ठीक है, गाना क्रिया है। उसके बाद कौन गा रही है भाई, सीता गा रही है, तो सीता क्या हो गई, कर्ता हो गई, और गीत क्या है, कर्म है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों एक साथ आए हैं। गीत कौन गा रहा है, गीत जो है सीता गा रही है, और गाने का काम हो रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो कर्म इसके साथ आया है, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। अगर इसको पहचानने की बात करते हैं, इसके नियम की बात करते हैं, तो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अगर सकर्मक क्रिया आपको ढूंढनी है दोस्तों, इसके लिए एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा। सकर्मक क्रिया को ढूंढने के लिए क्या और किसे तथा किसको प्रश्न किया जाता है, ठीक है। तो राम फल खाता है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, राम क्या खाता है, तो राम क्या खाता है, फल खाता है, तो हमको सकर्मक क्रिया मिल जाएगी। सकर्मक क्रिया ढूंढने के लिए किसको क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन कर सकते हो, और इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे और किसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको सकर्मक क्रिया मिल जाएगी। दोस्तों कर्ता को छोड़कर फल कहीं और या कर्म पर पड़े, तो वहां पर भी सकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन बनता है ये, कर्ता को छोड़कर फल कहीं और पड़ता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, तो सकर्मक क्रिया होगी। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं हम जो है अकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया हमने देख लिया, अकर्मक क्रिया। अब ये भाई यहाँ पर इसी का उल्टा है, जो है अकर्मक क्रिया जो वो क्रिया होती है जिसमें जो है क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, इसको हम जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें जो है कर्ता पर जो फल जो है कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। जैसे हम इसको क्या कहेंगे, हम इस क्रिया के साथ, इस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, ठीक है। इस क्रिया के साथ क्या है, कर्म नहीं होता है, और इसका फल जो है दोस्तों, फल किस पर पड़ता है, फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर, डूअर जो होता है कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे हम कहेंगे राधा सोती है, एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे राधा सोती है, ठीक है। अब यहां पर क्रिया को ढूंढने, कौन सोती है, राधा सोती है, तो फल किस पर पड़ रहा है, राधा पर पड़ रहा है, यानी कि राधा क्या है, करता है, सोती है, कौन सो रही है, राधा सो रही है। इसमें जो है कर्म नहीं है, राधा डूअर है, यानी कि राधा करता है, और सोती जो है क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, जिसमें जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक क्रिया होती है। बहुत आसान है। अकर्मक क्रिया को ढूंढने के लिए कौन, कैसे, कहाँ प्रश्न किया जाता है, ठीक है। कौन सोती है, राधा सोती है। कैसे सोती है, मतलब कैसे, जहां पर दूसरा वाक्य आएगा वहां पर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था तीसरे प्रकार से दोस्तों, कर्म के आधार पर हम क्रिया को जो है क्रिया के भेद, ठीक है, कर्म के आधार पर। दूसरा है वो तो हमने रचना के आधार पर पढ़ा, अब है कर्म के आधार पर, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो है 3 भेद होते हैं या 2 भेद होते हैं, तो तीसरा भी उसी में जोड़ देते हैं, लेकिन कई बार उसको अलग से भी पढ़ देते हैं। फिलहाल हम इसको 2 तरीके से जो है पढ़ते हैं। दोस्तों कर्म के आधार पर नंबर 1 होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरा होती है द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में केवल एक कर्म होता है उसकी एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत आसान है, लेकिन जब प्रश्न आएगा वहां पर घूम जाओगे, ठीक है। एक कर्मक में इसका अर्थ देख लो, केवल एक कर्म उपस्थित,
ठीक है। तो वाक्य में क्या होगा, केवल एक ही कर्म उपस्थित होगा। द्विकर्मक क्रिया यहां पर क्या होगा, वाक्य में जो है, वाक्य में दो कर्म उपस्थित, ठीक है, वाक्य में इसमें दो कर्म उपस्थित होंगे। अब देखिए भाई, केवल एक कर्म उपस्थित, एग्जाम्पल हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राम ने किताब पढ़ी, हमने एग्जाम्पल में लेंगे राम ने क्या किया भाई, राम ने किताब पढ़ी। किसने पढ़ी किताब, राम ने किताब पढ़ी। अब देखिए, राम करता है और किताब पढ़ी, पढ़ना जो है क्रिया है, और कर्म, ये कर्म क्या है, किताब कर्म है, और ये क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगर उस तरीके से पूछेगा तो अगर एक कर्मक या द्विकर्मक कर्म के आधार पर पूछेगा तो किताब किसने पढ़ी है, राम ने पढ़ी है। इसमें कर्म कितने हैं भाई, एक ही कर्म है, वो कौन है, किताब, ठीक है, एक ही कर्म इसमें है, वो कौन है, किताब है। दूसरा, अगर हम इसके दूसरे वाले एग्जाम्पल को समझना चाहें जिसमें द्विकर्मक है, दो कर्म आते हैं जिसमें, तो जैसे अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, ठीक है, ये हो जाएगा अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। अब देखो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, किसने पढ़ाई, अध्यापक ने, किसको पढ़ाई, छात्रों को, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। इसमें जो है आपको दो कर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी पढ़ाई, अध्यापक, किसने पढ़ाई, अध्यापक। यहां पर एक तो छात्र आ गया, दूसरा हिंदी, यहां पर दो कर्म है भाई, ठीक है, क्या है, दो कर्म है, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। तीसरा प्रकार हमने कहा था, तीसरे जो प्रकार से हम क्रिया के भेदों को बताने की कोशिश की थी, तो वह है प्रयोग के आधार पर। तीसरा हम जो है क्रिया को प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है, रचना, कर्म, और तीसरा अब है प्रयोग के आधार पर। दोस्तों, इसमें नंबर एक होता है संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया, ये बहुत क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। संयुक्त क्रिया, दोस्तों, कुछ क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं, इनको हम कहते हैं संयुक्त क्रियाएं। जैसे मोहन खाना खाने लगा, वह पेड़ से कूद गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो क्या कहा हमने, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया, ठीक है, दो या दो से अधिक धातु के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर को एग्जाम्पल के तौर पर, मोहन खाना खाने लगा। अब भाई देखो, खाने तो यहां पर क्रिया है, और लेकिन ये लगा क्या है, यहां पर ये भी क्रिया है, ठीक है, मोहन खाना खाने लगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसके एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो दूसरा, और इसके एग्जाम्पल में अगर एक आध दो एग्जाम्पल और देख लिए जाए तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, मुझे पढ़ने दो, ठीक है, दो और पढ़ने, दो, इसमें भी दो क्रियाएं आ रही हैं, ठीक है, दो धातुओं से मिलकर क्रिया बन रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा, ठीक है, ये पड़ा और कूद ये एक ही चीज है, ठीक है, यानी कि वो पेड़ से कुल मिला के यह कि वो पेड़ से कूदा है, लेकिन यहाँ पर दो धातुओं का यूज हो रहा है उसको, उस क्रिया को बताने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और आती है इसमें, आपने कई बार ये चीज देखा भी होगा, इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, वो होती है सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होती है सहायक क्रिया, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सहायक क्रिया, भाई सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोला जाता है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग में आ जाती है कभी कभार ऐसे ही, ठीक है, और उसका अर्थ बताने के लिए एक जैसे मुख्य क्रिया है, जैसे खाया है बोलेंगे हम, खाया तो मुख्य क्रिया है, उसके साथ पीछे से है लग गया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसकी मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सामान्य भाषा में, ये है, किसी भी चीज का अर्थ बता रहे हैं उस अर्थ को पूर्ण करने में ये सहायता करता है। जैसे हमने सहायक क्रिया में जैसे खाया है, ये काल को भी बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने खाया है बोला तो अभी खाया है, खाया था बोला तो पास्ट की बात की, तो इस तरीके से
जो है हम यहाँ पर को इसको जो सहायक क्रिया को समझ सकते हैं। तो हमने क्या कहा, सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग में लाई जाती है, मुख्य क्रिया के साथ आती है, ठीक है, जिसका यूज जो है वाक्य को पूरा करने के लिए किया जाता है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए हम इसको लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर दो काम करती है। नंबर एक क्या करती है? उसके अर्थ को क्या करती है? स्पष्ट करती है, और वाक्य को क्या करती है दोस्तों? पूर्ण करती है, ठीक है। दो कार्य हैं इसके। नंबर एक क्या करती है? ये उसके अर्थ को स्पष्ट करती है, और दूसरा उस वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, एग्जाम्पल यहां पर क्या ले सकते हैं हम? एग्जाम्पल है मैं घर जाता हूं, ठीक है, मैं घर जाता हूं। अब जाना तो यहां पर मुख्य क्रिया है, लेकिन ये पीछे से जो हूं लगा, तो ये इसने क्या कर दिया? वाक्य को पूर्ण कर दिया, ठीक है। ये क्या होगी? सहायक क्रिया है ये, ठीक है। ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो अब यहां पर को इस तरीके से जहां पर आपको वाक्य देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से जब क्रिया देखने को मिलेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया, या फिर इसको अंशकालिक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक आती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या इसको आप अंशकालिक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया या अंशकालिक क्रिया को समझने के लिए, जैसे देखिए आप जब कोई भी वाक्यांश शब्दांश को पढ़ते हैं, तो उसको समझने की कोशिश आप उसको तोड़ करके करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? जब किसी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करना शुरू कर देता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे राम भोजन करके सो गया। अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो भोजन किया उसने, ठीक है, क्या किया? भोजन करके सोया है, ठीक है, यानी कि दो क्रियाएं हुई हैं, एक तो उसने खाना खाया, दूसरा वो सोया है। तो अब यहाँ पर जो भोजन करके होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया या अंशकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब देखो इसको कैसे लिखोगे आप? जब किसी एक कार्य या एक क्रिया, चलो इसको क्रिया लिख दो, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। तो पहली वाली जो क्रिया होती है, तब क्या होता है? पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जब जहां पर जो है एक कार्य को खत्म करके दूसरे कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है, तो उस ऐसी स्थिति में जो पहली वाली क्रिया होती है, उसको बोला जाता है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या बात की थी आपसे, हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? ये एग्जाम्पल है राम भोजन करके सो गया। अब भाई राम जो है भोजन करके सो गया है, ठीक है, भोजन करके सो गया। एक तो भोजन करके, ये जो है ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह किताब पढ़कर घूमने गया, तो जहां पर किताब पढ़कर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं एक और, तो वो होती है सरल क्रिया दोस्तों, ठीक है, सरल क्रिया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरल क्रिया क्या होती है दोस्तों? जो सरल क्रिया जो है सामान्य होती है, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है, इधर आओ, उधर जाओ, जो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, इसको क्या कहते हैं? हम सरल क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और एक होती है दोस्तों क्रियार्थक
संज्ञा, अब देखो संज्ञा आ गया यहाँ पर को टर्म, जब कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित होगा, नाम से, ठीक है, इस तरीके से संज्ञा से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह जो व्यवहार करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई क्रिया जो होती है किसकी तरह व्यवहार करती है, वो संज्ञा की तरह एज ए नाउन यूज होती है सेंटेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है, या देश के लिए मरना एक कीर्तिदायक है, गर्व की बात है। तो यहाँ पर टहलना किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, संज्ञा की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। जब क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अब ये आप देखें टहलना जो है ना, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ये संज्ञा की भांति व्यवहार कर रहा है। देश के लिए मरना गर्व की बात है, तो देश के लिए मरना जो है किसकी बात है, गर्व की बात है। तो यहाँ पर जो है इसमें भी क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा जो है इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने क्रिया के सारे रूपों को समझ लिया, उसके वाक्यों को समझ लिया, उसमें जो जितनी भी भेद होते हैं वो सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब होता है हमारे इस वीडियो के लास्ट में, वो ये होता है दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को हम आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह जितने भी एमसीक्यूज यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेंगे उन सारे एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज में। और फिलहाल जो अगला इसका पार्ट 6 आएगा उसमें हम बात करेंगे वाच्य, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, वाच्य डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाच्य को एक बार समझ लोगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आज हमने इस में क्रिया, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट करके वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, इससे फिर बोरिंग हो जाता है लेक्चर। और यहाँ पर अब हम अगले वीडियो में वाच्य को शुरू करने वाले हैं। वाच्य आपको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, कम लिखना और ज़्यादा समझना वाला सूत्र यहाँ पर को लागू होगा दोस्तों, ठीक है। वाच्य वाले सेक्शन में मेरे साथ बने रहना, और पूरी सीरीज आपको यहाँ पर को कराई जाएगी, चाहे वो यूके SSS की हो या यूके PSC हो या किसी भी अदर एग्जाम में हो। हिंदी की आप प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो डिटेल में आगे हम इसकी कुछ ट्रिक्स भी बनाएंगे, बाकी चीज़ों को कैसे याद किया जाता है उन ट्रिक्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।